आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। और अब ठीक 9 बजे तक गुड मॉर्निंग इंडिया के सफर को अब आगे बढ़ाएगा आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, क्योंकि आशुतोष जा चुके हैं स्टूडियो से, फिर वापस आ गए हैं। बहरहाल वो बने रहेंगे 9 बजे तक हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए। ये मजाक की बात थी, वो जा चुके हैं आशुतोष, लेकिन आप बने रहिएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, पहचान बनाने में हम सबको कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, या हम यूं कहें कि कई साल भी लग सकते हैं। और बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद हमारी एक पहचान बनती है, एक रुतबा बनता है, लोगों के दिलों में एक जगह बनती है। लेकिन वही पहचान हमारी गलती की वजह से धूल में मिल जाती है, हमारी कोशिशें सब बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने ईश्वर को स्मरण करना चाहिए और ये दुआ मांगनी चाहिए कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, हमसे किसी का दिल ना टूट जाए, बल्कि हम किसी के काम आ सकें, अपने इस देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों, आज है 11 जून 2020 और 11 जून 1896 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का इस पावन धरती पर जन्म हुआ था। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस यानी उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। इनका जन्म जहां 11 जून 1896 में हुआ, तो वहीं 19 दिसंबर 1926 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी दे दी और उस वक्त वो मात्र 30 साल के थे जब इन्हें फांसी दी गई। आप मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं और इनके लिखे लेख और कविताएं आज भी रगों में जोश भर देती है। मुझे वो पंक्तियां हमेशा प्रेरित करती हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर झूलने से पहले कही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज नमन है राम प्रसाद बिस्मिल को गुड मॉर्निंग इंडिया में। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि आज ही के दिन यानी 11 जून को सन 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसको पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था और 11 जून 1964 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में बिखेरी गई थी। तो वहीं 11 जून 2003 को कोर्निकोवा नाम की महिला टेनिस खिलाड़ी को सबसे सुंदर, जी हाँ सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित किया गया था। तो वहीं 11 जून 2008 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये वो मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इसी वजह से ये दुश्मनों की रडार की आंख से बच जाती है। कमाल है हमारे भारत के DRDO वैज्ञानिकों का। अब ऐसे ऐसे मिसाइल जब हमारी सेना के पास होंगे तो दुश्मनों के पसीने तो छूटेंगे ही। क्यों, सही कहा ना। दोस्तों, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, क्योंकि बहुत कुछ है आप सबके लिए इस कार्यक्रम में और ये प्रोग्राम चलेगा 9 बजे तक और मैं रहूंगा आपके साथ, आपका दोस्त SR यानी संतोष राव। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। दोस्तों, दिल का आलम, आपके दिल के आलम के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरा दिल के आलम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है और हम समझ सकते हैं कि वो आलम क्यों है। बहरहाल, क्योंकि हम भी किसी से प्यार करते हैं और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जो आलम कोरोना की वजह से पूरे देश में है, उससे बचने के लिए आपको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी जो भारत सरकार ने जारी की है। आप अपने लिए और अपनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें और मास्क जरूर पहने, जैसे मैंने भी पहन रखा हुआ है और मैं प्रोग्राम करते हुए इसी को पहनकर आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं। और मुझसे पहले आशुतोष थे, वो भी मास्क पहनकर प्रोग्राम कर रहे थे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना। कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना
प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत इजराइल साझेदारी कोविड-19 के बाद के विश्व परिदृश्य में और सुदृढ़ होगी। भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमितों की संख्या से अधिक, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% हुई। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS शार्दुल ईरान से 233 भारतीयों को लेकर पोरबंदर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। हरियाणा सरकार राज्य के भूजल कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। और अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर में कटौती की है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, आज के मौसम में जहां गर्माहट है तो वहीं धूप खिली खिली रहेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर रहेगा तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए अगर घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो सावधानी जरूर रखें। दोस्तों, अभी हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे मुंबई और बात करेंगे फिल्म एक्टर और राइटर राकेश चतुर्वेदी से, जिनके अभिनय को हमने फिल्म केसरी में साइदुल्ला के रूप में, तो वहीं पैडमैन में ओम की भूमिका में देखा। दोस्तों, अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने सवाल अपने नाम और जगह के साथ। और भेजना कहाँ है, पहले टाइप करना है रेन RAIN, स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और सवाल वो लिखकर भेजना है जो आप पूछना चाहते हैं राकेश चतुर्वेदी से। तो 53010 है हमारा नंबर, 5301 पर आप जल्दी भेजिए। और क्योंकि इस गीत के बाद हम सीधे पहुंचेंगे मुंबई। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष और राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 8:10 और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल लाइव एक्टर राइटर राकेश चतुर्वेदी। हेलो जी, नमस्कार संतोष जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर, इतनी जल्दी आज जाग गए आप? मैं रोज सुबह जल्दी जागता हूँ सर, 6 बजे। अच्छा, आदत ये है कि जैसे ही उजाला हुआ कि आँख खुल जाती है। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर वॉक पे जाते होंगे आप, एक्सरसाइज थोड़ी करते बहुत होंगे? घर के अंदर, जी घर के अंदर ही एक्सरसाइज, फिर पढ़ना लिखना थोड़ा सा, ओके। सब कुछ काम। योगा वगैरह भी करते होंगे सर? जी बिल्कुल, सूर्य नमस्कार करता हूँ। मेरी कोशिश रहती कि हर दिन कम से कम 20 से 25 दफा सूर्य नमस्कार करूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका दिल क्या कहता है कि आप पहले एक्टर हैं या राइटर हैं? देखिए, दिल तो बहुत ही एक नटखट सा बच्चा होता है, तो वो मेरा दिल ये हमेशा जिस चीज में ज्यादा मजा ले पाता है, और ज्यादा मजा मुझे हमेशा एक्टिंग में आता है। हालांकि मजा सब में बराबर का आता है, राइटिंग में, डायरेक्शन में। और डायरेक्शन में ऑलरेडी मैं 2 फिल्में बना चुका हूँ और तीसरी भी बना रहा हूँ। तो
सबसे पहले मेरा जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो अभिनेता होने की तरफ है। फिर मेरा राइटिंग पे है, फिर डायरेक्शन पे है। अच्छा, एक मैसेज हमारे पास आया है राकेश का कानपुर से। ये पूछ रहे हैं फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला था आपको? फिल्मों में ब्रेक मुझे एक्चुअली जब मैं ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कोर्स करके आया 3 साल का यहाँ मुंबई, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लोगों ने तवज्जो देना शुरू की, तो स्कूल का होने की वजह से और लगातार यहाँ भी आकर के थिएटर कर रहा था, तो थिएटर करने की वजह से ही मुझे पहला ब्रेक मिला। और वो पथ नाम की एक फिल्म थी जिसमें मुझे एक ठीक सा रोल मिला था। तो वो मुझे नाटक करने की वजह से, जिसके जो डायरेक्टर थे उन लोगों ने, मुझे ज्यादातर काम जो मिला वो नाटक की ही वजह से मिला, थिएटर करते रहने की वजह से। ओके, तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी थी, वैसे देखा जाए तो एक बहुत पहले फिल्म आई थी मिठुन चक्रवर्ती साहब की, खतरों के खिलाड़ी। अच्छा। तो उसमें मैं फंस गया था। वो बहुत ही एक अजीब सा अफसाना है, बहुत अजीबोगरीब वो किस्सा है, जो कि बताने बैठूंगा तो बड़ा लंबा टाइम निकल जाएगा। लेकिन वो मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि वो उसमें एक ही रोल को 20 लोग कर रहे थे। जब जो आ जाता था तो उसको वो करवाया जाता था। अच्छा, ये तो बहुत अजीब सी बात आपने बताई है। तो जब मुझे पता चला कि अब एक सीन मैंने इस कैरेक्टर का कर लिया, दूसरा कोई और ही करेगा, जब जो आ जाता था, जो सामने आ जाता था, और मेरे से पहले कोई और कर रहा था, तो उसमें फिर बाद में कोई एक प्रोडक्शन के बंदे थे, तो उनका अब मैं आ गया हूँ, अब मैं करूंगा ये रोल। अच्छा। तो बड़ी अजीब सी फिल्म थी। तो पहली फिल्म देखा जाए तो वो थी, लेकिन कायदे से कहूँ तो जो पहली फिल्म पथ नाम की फिल्म थी जो मेरी, जो वो थी जिसमें निर्मल पांडे जी, गोविंद नामदेव जी और शरद कपूर, काफी सारे लोग थे उसमें। लेकिन जो पहचान मिली वो आपको पैडमैन और केसरी से मिली। जी हाँ, जी हाँ। उस बीच में भी काफी काम किया, सीरियल्स में काम किया, काफी नाटक लगातार मैं करता रहा। मोटली थिएटर ग्रुप है नसीरुद्दीन शाह साहब का, उसमें, और अपना खुद का भी मेरा थिएटर ग्रुप है, कहानी सुनोगे के नाम से। अच्छा। तो नाटक करना नहीं छोड़ा मैंने यहाँ मुंबई आकर के, और जो बीच में कुछ सीरियल्स किए, लेकिन सीरियल्स में मजा नहीं आया। अच्छा। जो रोल मैं करना चाहता था वो मिलते नहीं थे, और जो देते थे वो मैं करना नहीं चाहता था। तो इस वजह से मैंने थिएटर करना ज्यादा बेहतर समझा, और अच्छे मौके का इंतजार किया, और मौका आया इन्हीं नाटकों की वजह से। पहले पैडमैन आई, फिर केसरी आई, और अभी और भी कई फिल्म्स आ रही हैं जल्दी ही। एक सवाल हमारे पास आया है सुभाष नगर से रघुविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह का। ये कह रहे हैं ऐसा कोई किरदार है जिसको आप करना चाहते हैं और उसका इंतजार है आपको? देखिए, ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है, अच्छा भी है, लेकिन किरदार ऐसा, मतलब कि करना तो चाहता हूँ मैं सारे वो किरदार जो मुझे पसंद है। मैंने जैसे गॉडफादर का किरदार कौन नहीं करना चाहेगा, या सत्या फिल्म में भीखू महात्रे का किरदार कौन नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। या जितनी भी पुरानी फिल्में हैं, प्यासा में गुरुदत्त साहब का रोल कौन नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे किरदार जो कि जरूर और भी ऐसे हैं, बहुत सारे किरदार जो मैं जरूर करना चाहूंगा, और एक्टर तो लालची होता है। बिल्कुल। तो जितनी सारी अच्छी फिल्में और जो मैंने देखी हैं वो सारे मैं करना चाहता हूँ, उनमें अच्छे किरदार। अच्छा, आपकी राकेश जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कभी रेडियो से भी जुड़े रहे क्या आप? शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, मैं एक्चुअली जिस दौरान मैंने सिर्फ थिएटर किया और अभिनय पे वो नहीं किया, मैंने ज्यादातर मैं वॉइसिंग का भी काम करता रहा। अच्छा। तो डिस्कवरी चैनल्स पर या नेटफ्लिक्स जो बनती हैं या आती हैं, साउथ की फिल्म्स जब होती हैं, उनमें मैंने काफी आवाज दी। तो अक्सर मेरी आवाज किसी और के चेहरे से निकलती हुई आपको सुनाई दे सकती है। लेकिन कभी आप आकाशवाणी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने वैसा मौका नहीं बना, या कहें कि उस तरफ मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जाऊं मैं। ओके। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप राइटिंग भी करते हैं, आप डायरेक्टर भी बन गए हैं। जी जी। मतलब एक कहावत है ना कि एक रूप रंग हजार, ये आप पर बिल्कुल फिट बैठती है। शुक्रिया। अब आप कुछ खास कर रहे हैं, आप कुछ कहानी की बात बता रहे थे, क्या है कहानी?
जी हाँ, वो एक्चुअली कहानी सुनोगे जो हमारा थिएटर ग्रुप है अभी, चूंकि उससे हम लोग जब तक ये लॉकडाउन नहीं था तो हम लोग मंच पर काम करते थे, छोटी छोटी कहानियों की, बड़ी बड़ी कहानियों का मंचन करते थे और करते रहेंगे आगे भी, जैसे ही ये महामारी खत्म होगी और लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे। लेकिन इस दौरान हमने ऑनलाइन अपना जो प्लेटफॉर्म है कहानी सुनोगे के नाम पे, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे, तो उस पर हम लोगों ने छोटी छोटी कहानियां जो कि बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हैं उनका ड्रामेटिक नरेशन करते हैं। उनको हम लोग नाटकीय उसका पठन करते हैं, थोड़ा बहुत उसका मंचन भी होता है। जैसे कि अभी हमने पिछले महीने सादत हसन मंटो साहब पे कहानियों पे काम किया, तो उन कहानियों का हम लोग नाटकीय पठन करते हैं। जैसे कि एक मैंने उनकी कहानी की थी इश्तिराकियत जी, तो अब वर्ड्स ऐसे होते हैं उर्दू के और कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं हिंदी के जिनकी पहचान भी होती है, दर्शकों को मिलता है और नॉलेज भी बढ़ती है। तो इश्तिराकियत का मतलब होता है साम्यवाद, कम्युनिज्म। ओके। अब ये 4-5 लाइन की कहानी थी, तो वो ऐसे थी कि वो अपने घर का तमाम जरूरी सामान एक ट्रक में लदवा कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में लोगों ने उसे रोक लिया। एक ने ट्रक के माल असबाब यानी सारे सामान पर लालची नजर डालते हुए कहा, अरे देखो यार किस मजे से इतना माल अकेला उड़ाए चला जा रहा है। तो असबाब के मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब ये माल मेरा अपना है। 2-3 आदमी हंसे, अरे हम सब जानते हैं। तो दूसरा आदमी चिल्लाया, अबे लूट लो, अमीर आदमी है, ट्रक लेकर चोरियां करता है। इतनी सी कहानी है, इसका ड्रामेटिक नरेशन किया था मैंने। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया लगा वैसे तो। शुक्रिया। तो जी हाँ, बताइए। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, बस मैं वही बता रहा था कि इसका नाम इश्तिराकियत यानी साम्यवाद। ओके। हमारे पास ढेर सारे एसएमएस आ रहे हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कौन कौन सी फिल्मों में आप नजर आने वाले हैं। देखिए, अभी 2 फिल्म्स हैं जो कि कंप्लीट है, जल्दी ही आएंगी। एक का नाम है मीर अक्सम और दूसरी है, उसका नाम है धूर्त। तो हाँ, धूर्त नाम है। और धूर्त जो है वो बिल्कुल ही नए लोगों के साथ है, और जो मीर अक्सम है उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब और बाकी कई सारे कलाकार हैं। तो उसमें काफी इन दोनों फिल्मों में मुख्य भूमिका है, अच्छी भूमिका है। ये फिल्में आएंगी, और भी फिल्मों की तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही मेरी जो अपनी डायरेक्शन की फिल्म है उसका नाम मंडली है, जो कि मैंने पूरी मथुरा में शूट की है। तो वो उसकी भी तैयारी चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो ये सब फिल्में हैं जो लगातार आएंगी। मतलब आप अपनी फिल्में भी बनाते हैं, तो उसमें हमें कब रोल देने वाले हैं आप? बहुत जल्द, अगली फिल्म में आपके लिए रोल पक्का है। और दोनों लोग मिलकर के एफएम रेनबो पे इंटरव्यू देंगे। क्या बात है। देख लिया, आपने ऑन एयर बोल दिया है, ये प्रॉमिस के, इस प्रॉमिस को जरूर निभाइएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो कि इतनी बड़ी विपदा आई है जी, अपना ख्याल रखें, सारी गाइडलाइंस का पालन करें, हर तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग जो बताई गई है, सैनिटाइज करना और हर तरीके का प्रिकॉशन लेना वो जरूरी है। जो भी हमारे सामने गाइडलाइंस आए सरकार की तरफ से, उसका पालन करें और अपने लोगों का ख्याल रखें। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए राकेश जी। और फिल्म केसरी का गीत प्ले करने जा रहा हूँ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में
जिस्मों से निकल के खून कहे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 8:35 और 15 सेकंड। दोस्तों, आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 24 घंटे आता है आपके मनोरंजन के लिए, कई कार्यक्रम लेकर आता है। और मनोरंजन की बात चल रही है तो हम आपको बता दें कि हमारे पास जो मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो सबसे पहले होता है रेडियो, उसके बाद होता है टीवी और उसके बाद होता है सिनेमा हॉल। मतलब जहां हम जाएं जिसके जरिए हम 24 घंटे मनोरंजन कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर निर्भर करते हैं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं श्री अरविंद कुमार, जो ट्राई में एडवाइजर ब्रॉडकास्टिंग है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कुछ सवाल है मेरे जहन में। हेलो 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 अरविंद जी, नमस्कार। नमस्कार राव साहब, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बताइए। घर घर में टीवी है जी, और हर टीवी कनेक्शन में हजारों चैनल हैं। जी, तो एक बात जानना चाहूंगा कि कैसे कोई कंज्यूमर या ग्राहक कम से कम पैसे खर्च करके ज्यादा फायदा उठा सकता है, मतलब ज्यादा आनंद ले सकता है ज्यादा चैनलों का? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। हम लोगों ने ये जो चैनल सिलेक्शन का प्रोसेस है वो करीब 1.5 साल पहले शुरू किया था कि जो कस्टमर जो भी बुके चूज करना चाहे, अला काटे चैनल चूज करना चाहे, अला काटे मीन्स की अलग अलग चैनल चूज करना चाहे वो कर सकता है। और सभी सर्विस प्रोवाइडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। MSO हम जिसे बोलते हैं, जो आपको केबल सर्विसेज देता है, या DTH ऑपरेटर है जो DTH सर्विसेज देता है आपको। तो इन सबको हमने मैंडेट किया था कि आप ये सिलेक्शन का प्रोसेस अब बड़ा इजी होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए। आप ऐप डेवलप करिए, इंटरनेट के थ्रू लोग कर सकें। केबल वाला आपके घर आए तो उसको पूरी चॉइस आप सब्सक्राइबर को दीजिए। बट कुछ हुआ भी है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ने किया भी है, बट कई सर्विस प्रोवाइडर्स ने उसको थोड़ा इस तरह से किया है कि जो वो पैक देना चाहते थे सजेस्टेड पैक बना दिया। तो उससे क्या हुआ कि कस्टमर को लगा अच्छा सबसे फर्स्ट पेज पे सजेस्टेड पैक आ गया, उसने उनको टिक कर दिया, बजाय इसके कि इंडिविजुअली हम कभी उसने लिस्ट बना के नहीं देखी कि अच्छा हम ये चैनल देखते हैं इनको हम लेंगे, ये चैनल नहीं देखते इनको हम इससे अपने पैक से हटा देंगे। तो हम लोग अभी इस समस्या कई कंज्यूमर से इस तरह की समस्या आई कि उनकी वेबसाइट पर सर्विस प्रोवाइडर्स की या उनके ऐप में बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, जैसे हम अला काटे चैनल लैंग्वेज वाइज, जॉनर वाइज की एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, इस तरह से हम चूज कर पाए। तो हम लोग इस पे सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर एक कॉमन ऐप भी बना रहे हैं। अच्छा। इस कॉमन ऐप में क्या होगा कि आप किसी भी DTH ऑपरेटर के सब्सक्राइबर हैं या आप किसी भी MSO के सब्सक्राइबर हैं, आप केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, फिर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कि ये लिस्ट है एक साथ जो पे चैनल की लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है जो फ्री टू एयर चैनल की लिस्ट है। आप कौन से चैनल चूज करना चाहते हैं, कौन सा बुके चूज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कोई अला काटे चैनल अलग अलग करके पे चैनल अलग चूज कर लिए, फ्री टू एयर अलग चूज कर लिए, तो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो ऑप्टिमाइज भी करेगा कि आपने चूज किया है ये, तो इससे तो आपका 300 रुपए बन रहा है, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ बुके ले लें तो आपका इससे भी कम हो सकता है, आपको सेम चैनल भी मिल जाएंगे और उससे ज्यादा भी चैनल मिल सकते हैं, क्योंकि बुके में और भी उसके चैनल साथ आ सकते हैं। तो इस तरह की ऐप हम लोग सभी सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं, जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, जो कंज्यूमर के लिए बहुत कन्वीनियंट होगी कि उसको अपने किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, उनकी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हर सर्विस प्रोवाइडर को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कॉमन ऐप होगी, फेमस ऐप होगी, आप जस्ट ऐप डाउनलोड करिए और बहुत इजी सिलेक्शन होगा कंज्यूमर्स के लिए, तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और वो जो ऐप होगी वो पूरी तरह से जो TRAI की रेगुलेशन है कि सभी चैनल अला काटे में मिलना चाहिए, सभी बुके सभी को अवेलेबल होना चाहिए, जिस प्राइस पे होना चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा जिसमें इतना GST लगेगा, इतना आपका होगा। और जब भी आप रिमूव करना चाहें आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डाला, OTP डाला, आप जब भी चाहे, आज आपने कोई चैनल लिए, आपको लगा नहीं हमने गलत चैनल चूज कर लिए, कल आप उसको फिर दोबारा जाके आप एडिट कर सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर चैनल का एक दिन का ही पैसा देना है। मान लीजिए IPL चल रहा है, तो आपने सोचा कि नहीं मुझे तो 10 दिन के लिए ही IPL चाहिए,
तो आपने आज चूज किया, 10 दिन तक आईपीएल चला, 11वें दिन आप ऐप पे गए और उस चैनल को आपने रिमूव कर दिया, तो आपको उस चैनल का अगर 19 रुपए महीने है तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे 11 दिन का ही देना है। मतलब घर बैठे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जी। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई है, जो मैंने खुद फेस की है, कि मेरे घर में 2-2 टीवी लगे हुए हैं और 2 अलग अलग सेट बॉक्स लगाए गए हैं। क्या ऐसे हो सकता है कि एक ही सेट बॉक्स लगाया जाए और 2 टीवी देखा जा सके? क्योंकि 2 सेट बॉक्स का मतलब खर्चा ज्यादा। नहीं, हम लोगों ने 2 सेटअप बॉक्स, तो सेटअप बॉक्स तो आपको चैनल की चॉइस देता है, तो वो अगर आप एक ही सेटअप बॉक्स से दोनों करेंगे तो आपने एक सेटअप बॉक्स पे अगर कोई चैनल चूज कर लिए हैं तो वो दूसरी टीवी पे भी दिखेंगे, तो उससे तो आपका कोई पर्पस सॉल्व होगा नहीं। आप अगर बेडरूम में बैठ के एक कोई पर्टिकुलर चैनल आपने चूज किया, आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो दूसरी टीवी का ड्राइंग रूम में तो वही दिखेगा, क्योंकि ये जो चैनल का सिलेक्शन का प्रोसेस है ये सेटअप बॉक्स करता है, ना कि टीवी करता है। हाँ, हमने उसके लिए अभी रिसेंटली जो रेगुलेशन बनाया है उसमें हमने ये जरूर किया है कि पहले क्या था कि दोनों टीवी के लिए आपको चार्जेस सेपरेट देने होते थे। हम लोग कहते हैं एक होता है, इसको कहते हैं हम नेटवर्क कैपेसिटी फी, जो फिक्स चार्ज होता है वो आज की तारीख में 130 रुपए है, और 130 रुपए में कंज्यूमर कोई भी 200 चैनल चूज कर सकता है। जो पहले 100 था हमने उसको 200 किया है, जिससे कि कंज्यूमर्स को और ज्यादा चैनल मिल सके, उसका बिल फर्दर रिड्यूस हो सके। उसको हमने क्या किया है कि एक तो 130 रुपए में आप 200 चैनल चूज कर सकते हैं। दूसरा हमने ये भी कहा है कि अगर पहली टीवी पे जो भी आपका 130 है या 130 से कम ऑपरेटर चाहे तो फिक्स कर सकता है, 130 का 120 भी ले सकता है, ये हमने उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। बट कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो 130 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता। तो दूसरा प्रोटेक्शन हमने ये भी दिया है कि अगर उसके घर में दूसरी टीवी है तो जो भी उसने फिक्स किया है, मान लीजिए उसने 130 रुपए फिक्स किया है पहली टीवी के लिए, तो दूसरी टीवी में उसका 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि उसको 52 रुपीज ही देने हैं दूसरी टीवी के लिए, करस्पॉन्डिंग टू 130 रुपए। अगर उसने 100 रुपए फिक्स किया हुआ है पहली टीवी के लिए, तो दूसरी टीवी के लिए उसको 40 रुपए ही देने हैं। इससे हमने ये काम किया है कि मल्टी टीवी वाला जो सब्सक्राइबर है, क्योंकि टीवी तो एक फैमिली व्यूइंग है, आप जो 2 कमरों में आपने टीवी लगा रखी है वो आपने अपने कन्वीनियंस के पर्पज से लगा रखी है कि कभी हम ड्राइंग रूम में बैठ के भी देखना चाहें, कभी हम बेडरूम में भी बैठ के देखना चाहें। तो 2 टीवी का इक्वल चार्ज लेना, दोनों का सेपरेट चार्ज लेना, ये हम लोगों को लगा थोड़ा रीजनेबल नहीं है। तो हमने इसका थोड़ा कॉस्ट कैलकुलेशन किया, फिर हमें लगा कि नहीं, दूसरी टीवी की जो कॉस्ट है वो 40% से ज्यादा नहीं है, और कंज्यूमर अगर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से घर में 2, 3, 4 टीवी रखना चाहे तो वो रखे, क्योंकि फैमिली तो एक ही देख रही है। बस टीवी इज ए फैमिली व्यूइंग, जो भी आपके कॉस्ट प्राइस जो भी होने चाहिए वो एक पर फैमिली होनी चाहिए। तो इसलिए हमने दूसरी टीवी के लिए किया कि 130 रुपए अगर आपने पहली टीवी का ले लिया है तो दूसरी टीवी का आप उससे 40% ज्यादा नहीं ले सकते, जिससे कि मल्टी टीवी सब्सक्राइबर को इसका एडवांटेज मिले। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मोबाइल फोन में होता है कि अगर हम फला नेटवर्क यूज कर रहे हैं और हमें उनकी सर्विस पसंद नहीं आती है तो हम पोर्टेबिलिटी के माध्यम से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस पा लेते हैं? क्या ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है? बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन ये हमारे पास जब भी हम कोई कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम करते हैं या तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हम लोगों ने इस पे काफी काम किया कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आपने सेटअप बॉक्स मार्केट से खरीद लिया, आप किसी पर्टिकुलर डीटीएच ऑपरेटर या किसी पर्टिकुलर एमएसओ से आपको सेटअप बॉक्स लेने की जरूरत ही ना हो। अभी क्या होता है, जब भी आप नया कनेक्शन लेते हैं तो आपका ऑपरेटर आपसे कहता है कि आपके सेटअप बॉक्स के 3000 रुपए हैं या 4000 रुपए हैं। अब आपने उसको ले लिया और उसके बाद आपको पता चला कि उसकी सर्विसेज आपको ठीक नहीं लग रही हैं, उनका चैनल का सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है, उसमें जो आपके मन के हैं वो कुछ चैनल नहीं आते हैं या उसकी प्राइसेस ज्यादा है। लेकिन अब आप कैप्टिव हो गए, आपके पास एक इनर्शिया हो गया कि अरे मैं 4000 रुपए तो खर्च कर चुका हूँ, अगर अब मैं ऑपरेटर को चेंज करूंगा तो मुझे फिर से 4000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आप जो चल रहा होता है उसको आप चलने देते हैं। ये समस्या हम लोग काफी दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम इंटर ऑपरेबल सेटअप बॉक्स होने चाहिए, विच मीन्स कि एक सेटअप बॉक्स अगर आपने या तो किसी एक कंपनी से ले लिया, कंपनी आपको डिस्कनेक्ट कर देगी, लेकिन सेटअप बॉक्स आपके पास रहेगा, या आपने मार्केट से जाके भी सेटअप बॉक्स खरीद लिया, उसको सेटअप बॉक्स आपका है, जैसे आज की डेट में मोबाइल फोन आपका होता है, आप सिम कार्ड किसी का भी डाल सकते हैं। इसी तरह से यू विल ऑन सेटअप बॉक्स आपका अपना होगा। उसके बाद
आपको DTH 1 की सर्विस लेनी है, आप DTH 1 की सर्विस ले लीजिए, DTH 2 की लेनी है, DTH 2 की ले लीजिए। आपको जिसकी भी सर्विसेज लेनी है तो वो आपको सिर्फ पर मंथ चार्ज लेगा, जो आपकी इनिशियल कॉस्ट थी वो आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने भारत सरकार को रिकमेंडेशन दी है। हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे टैरिफ का इशू होता है, उसको हम डायरेक्टली कर देते हैं, वो हमारे पास एब्सोल्यूट पावर होती है, उसको हम इमीडिएट रेगुलेट कर देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इनको जो लाइसेंस इशू हुआ है DTH ऑपरेटर्स को या MSO को, तो उसमें लाइसेंस में अमेंडमेंट करना होता है कि अब आप फ्यूचर में जो भी सेटअप बॉक्स देंगे जी, वो सेटअप बॉक्स इंटर ऑपरेबल होना चाहिए, कंज्यूमर को देंगे। और अगर कोई बाहर से मार्केट से भी अपना सेटअप बॉक्स खरीद के लाता है तो उसको आप फैसिलिटेट करेंगे, उसको भी आप उस पर कनेक्शन देंगे। आप अपने सेटअप बॉक्स को उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आपका ही सेटअप बॉक्स बोले। हमने भारत सरकार को रिकमेंडेशन दी हुई है। तो कब तक उम्मीद है सर इस तरह की फैसिलिटी मिलने की? ये हम लोगों ने 11 अप्रैल को भारत सरकार को रिकमेंडेशन दी थी, तो सरकार उस पर काम कर रही है। कुछ स्टैंडर्ड्स उसमें बनते हैं कि इस तरह का इंटर ऑपरेबल होना चाहिए, जिससे कि कॉमन इंटरफेस रहे। तो एक नया स्टैंडर्ड आया है इंटरनेशनल, उसको हम DVV-CI 2.0 बोलते हैं। तो हमने कहा कि इस स्टैंडर्ड को आप स्टडी करके और उसको मैंडेट कर दीजिए, जिससे कि यूनिफॉर्म इंटरफेस सबके साथ हो। कोई भी टीवी हो, कोई भी सेटअप बॉक्स हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, ये सबके साथ इंडिपेंडेंटली काम कर सके। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने ढेर सारी जानकारियां दी। अरविंद कुमार जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल